महत्वपूर्ण, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने अपने संबोधन में कहा, कि बहुत ही अछूते विषय पर ये सेमिनार हो रहा है और एक निजी विश्वविद्यालय में हो रहा है और बड़ी मुकम्मल तैयारी से हो रहा है। यानी सेमिनार आगे आज से लेके कल तक 2 दिन में जो बातें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन पहले हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी अकादमिक सेमिनार के लिए ये बहुत ही इस तैयारी से पता चलता है कि कितना समर्पण है। तो मैं इस सेमिनार के सभी जो आयोजक हैं उनको साधुवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने संबोधन में जिनके आने से इस सेमिनार की सार्थकता सही अर्थों में बनती है, डॉक्टर धनराज चौहान जी का स्वागत करता हूँ। रवीना बालिहा सेक्रेटरी जो है उनका स्वागत करता हूँ। विद्या राजपूत जी का स्वागत करता हूँ। पापी देवनाथ जी का स्वागत करता हूँ, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ये भी इस सेमिनार की सार्थकता का एक पहलू है कि आप लोग इसमें उपस्थित हैं। मंच पर हमारे डीन साहब प्रोफेसर बिराली जी, मनीष वर्मा जी, कुल सचिव महोदय और रमेश कुमार जी और संतोष कुमार जी, और इस सभा का सुंदर संचालन कर रही स्नेहा विश्वास जी, और देश भर से मुझे बताया गया कि कई 10-12 प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो देश भर से आए हुए प्रतिभागी मित्रों, मुझे भी बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये जो विषय है ट्रांसजेंडर समुदाय को, थर्ड जेंडर का रिप्रेजेंटेशन होता रहा है और उस पर मुझे बात करनी होती तो बहुत सारी बातें की जा सकती थी। आदरणीय कुलपति जी ने उल्लेख किया रामायण का, महाभारत का, और शिखंडी नाम के एक पात्र ने जिसके होने से पूरे महाभारत का निर्णय बदल गया, एक ऐसी शख्सियत जिसे हम थर्ड जेंडर के रूप में जानते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी हाल में चित्रा मुदगल का उपन्यास नाला सुपारा आया और बहुत चर्चा में रहा। कहानियाँ बहुत सारी लिखी गई हैं जिन कहानियों में थर्ड जेंडर की चर्चा हुई है। तो साहित्य में थर्ड जेंडर का रिप्रेजेंटेशन, इस पर बात करनी होती तो मैं शायद उपयुक्त व्यक्ति होता, लेकिन कुछ सामान्य बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो यह कि हमारे समाज में कुछ विडंबनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सामान्यतः हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हमारी जो सामाजिक विमर्श है, उस सामाजिक विमर्श में जो हमारा धार्मिक विमर्श है, उस धार्मिक विमर्श में हम अक्सर कहते रहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। जो बात अपने को खराब लगे वो दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
हम कहते रहते हैं, जिसको नरसिंह मेहता ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि वैष्णव जन तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। हमारे भक्त कवियों ने, तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई। ये सारी बातें हमारे सामाजिक विमर्श में एक मान्य कथन के रूप में आती रही हैं। विडंबना ये है कि जब हम इन चीज़ों को इनका व्यवहारिक रूप जब हम देखते हैं तो कई बार इसके ठीक उलट पाते हैं। संभवतः इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों में कहा कि जो भारतीय दर्शन है और भारतीय चिंतन है उसका स्वरूप बहुत उदात्त है। हमारा जो अद्वैत वेदांत है वो अद्वैत वेदांत कहता है कि सभी के भीतर हम उसी ब्रह्म का दर्शन करें, वही परम तत्व सबके भीतर विराजमान है। इस बात को हम कहते हैं, लेकिन जब व्यवहार में हमको अपने सामने बैठे व्यक्ति के भीतर के परम तत्व को, ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ता है या उससे हमारा सामना होता है, तब उसकी जाति सामने आ जाती है, तब उसका जेंडर सामने आ जाता है, तब उसका स्टेटस सामने आ जाता है। तो ये एक फांक सी है हमारे सामाजिक चिंतन में, और इसी फांक की वजह से जो बहुत सारा आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसी पर भी काफ़ी जोर दिया कि जिनका सामाजिक रूप से बहिष्करण हुआ है, ऐसे बहिष्कृत समुदायों को किस तरह से समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जाए, इस पर यूजीसी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था और कई सारे विभाग, अपने यहाँ बीएचयू में भी सर एक सेंटर खुला हुआ है। तो जब हम सोशल एक्सक्लूजन करते हैं, कुछ कैटेगरीज को समाज की मुख्य धारा से बाहर करते हैं, उस समय हमारे दिमाग में ये बात नहीं रहती कि उस व्यक्ति के भीतर भी वही ब्रह्म विराजमान है, वही परम तत्व विराजमान है जो परम तत्व मेरे भीतर है। तो बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक, हम उदारता की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम सहृदयता की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम व्यवहार में जाते हैं तो एक अजब तरह की क्रूरता हमारे भीतर दिखाई पड़ती है। थर्ड जेंडर की बात पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। थर्ड जेंडर को छोड़ दीजिए, अगर इसी हिसाब से अगर हम सेकेंड जेंडर कहें, यानी महिलाओं को लेकर के समाज में जो एक भेदभाव दिखाई पड़ता है, बना हुआ है, मुसलसल बना हुआ है, तो कल्पना कर सकते हैं कि थर्ड जेंडर को लेकर के हमारे मन में कितने पूर्वाग्रह होंगे। उन पूर्वाग्रहों का अंदाज लगाने के लिए हमको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम देखें कि हमारी भाषा में इस थर्ड जेंडर के लिए शब्द क्या दिए हैं। हिजड़ा, छक्का, मऊगा और भी तमाम सारे शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं में दिए गए। और जितने शब्द हैं, मैं आप सब परिचित होंगे उन शब्दों से, जितने शब्द हैं उन शब्दों को आप देखें तो उनमें सम्मान का भाव नहीं है, उनमें बराबरी का भाव नहीं है, उनमें उपहास का भाव है। एक
अंतर्निहित क्रूरता हमारे समाज में इस तरह से कैसे परसिस्ट कर रही है, कैसे वो चल रही है कि जो भी कमजोर है, जो भी वंचित है, जो भी हाशिए पर है, उस कमजोर, वंचित और हाशिए पर खड़े व्यक्ति का हम मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थर्ड जेंडर है, इस थर्ड जेंडर के साथ ये जमाने से ये चीज होती रही है और उसके लिए जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से हमको ये पता चलता है। एक शब्द है, पता नहीं किसने किन्नर शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि जिसने भी ये इस्तेमाल शुरू किया होगा उसके मन में एक सद्भाव रहा होगा। किन्नर एक ऐसी जाति है जो संगीत में, नृत्य में, कला के लिए जानी जाती है। और हम जानते हैं कि ये जो तीसरी जो थर्ड जेंडर जिनको हम कह रहे हैं, उनमें नृत्य, संगीत और कला के लिए एक रुचि दिखाई पड़ती है, एक सजगता दिखाई पड़ती है। तो संभवतः किन्नर शब्द का उपयोग, जो कि कई मामलों में ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जनपद के आसपास जो जातियां हैं जो अपने को किन्नर कहती हैं, वो इस पर आपत्ति भी करती हैं। लेकिन इस नामकरण में के पीछे एक सदाशयता जरूर थी, लेकिन हासिल क्या हुआ? आप कहते किन्नर हैं और आपके मन में जो भाव उठता है उस व्यक्ति को देखकर वह छक्का वाला भाव उठता है, वह हिजड़े वाला भाव उठता है। एक जो हिकारत आपने अपने भीतर बना रखी है, वह हिकारत ही व्यक्त होती है। तो यह एक बहुत ही संवेदनशील सवाल है जिसे आज की सुबह इस विश्वविद्यालय ने उठाया है और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है। मैं बात कर रहा था वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारे यहाँ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले मेरी एक छात्रा विशेष रूप से इस विषय पर काम कर रही हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, प्रियंका नारायण। तो प्रियंका नारायण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसी तरह एक सेमिनार किया था और मुझे अच्छा लगता कि ये जो थर्ड जेंडर के प्रतिनिधि आए हैं, जो सामने बैठे हैं, अच्छा लगता कि वे मंच पर होते और हम सामने बैठ करके उनको सुन रहे होते और उनकी पीड़ा को, उनकी जुबानी सुन रहे होते, तो मुझे और अच्छा लगता। बीएचयू के उस सेमिनार में मुझे कुछ थर्ड जेंडर के लोगों को सुनने को का अवसर मिला और उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। कुलपति महोदय से इजाज़त लेते हुए उस वक्तव्य को जो पटना से थर्ड जेंडर का प्रतिनिधित्व करने आई डिम्पल जैस्मीन नाम के एक शख्स ने एक वक्तव्य दिया था, भावुक कर देने वाला वक्तव्य था। मैंने उस वक्तव्य को ही अपनी कविता में ढालने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि थर्ड जेंडर के रिप्रेजेंटेशन पर मीडिया में, साहित्य में और समाज में एक प्रस्ताव पत्र जैसा वक्तव्य था डिम्पल जैस्मीन का। मैंने उसे सिर्फ एक शक्ल दी है, ये पूरा कथन डिम्पल जैस्मीन का है। इस कविता का शीर्षक है
तुम्हारे वसुधैव कुटुंबकम में हम कहाँ हैं? तुम्हारे वसुधैव कुटुंबकम में हम कहाँ हैं? डिम्पल जस्मीन थर्ड जेंडर का वक्तव्य सुनकर, तुम्हारी वसुधा में मेरी जगह कहाँ है? मेरा जन्म तो तुम्हारे कुटुंब में ही हुआ था। मेरा जन्म तो तुम्हारे कुटुंब में ही हुआ था। 9 महीने मैं भी माँ के गर्भ में वैसे ही रह आई थी जैसे मेरे बाकी 7 भाई बहन। 9 महीने मैं भी माँ के गर्भ में वैसे ही रह आई थी जैसे मेरे बाकी 7 भाई बहन। पहली बार मैं भी उसी तरह रोई थी जैसे मेरे बाकी 7 भाई बहन। मैं भी घर में वैसे ही पली बढ़ी, खेली, खिलखिलाई, भागी, दौड़ी, धमा चौकड़ी मचाई जैसे मेरे बाकी 7 भाई बहन। एक दिन जब पता चला कि मैं पुरुष नहीं हूं, एक दिन जब पता चला कि मैं पुरुष नहीं हूं, एक दिन जब पता चला कि मैं स्त्री भी नहीं हूं, कि मैं दोनों से अलग हूं, कि मैं भिन्न हूं, मुझे कर दिया गया बाहर। मुझे कर दिया गया बाहर, मेरे ही 7 भाई बहनों से अलग कर दिया गया। क्या तुम्हारी वसुधा सिकुड़ गई थी? क्या धरती का आयतन कुछ कम हो गया था? क्या मेरे 7 भाई बहनों के लिए जगह कम पड़ गई थी? मुझे जगह नहीं चाहिए थी। मुझे जगह नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए थी तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारा माल असबाब भी नहीं चाहिए था। सुनो, तुम जो वसुधा भर को कुटुंब बनाने का दावा करते हो, कितना खोखला। सुनो, तुम जो वसुधा भर को कुटुंब बनाने का दावा करते हो, कितना खोखला है। अपने कुटुंब के एक नन्हे से सदस्य के लिए वसुधा में जगह नहीं दे पाए। अपने कुटुंब के नन्हे से सदस्य के लिए वसुधा में जगह नहीं दे पाए। तुम्हारी सारी भाषाएं मिलकर भी आज तक नहीं दे सकी ठीक ठिकाने का शब्द। तुम्हारी सारी भाषाएं मिलकर भी आज तक नहीं दे सकी ठीक ठिकाने का शब्द। क्या तुम्हारी भाषाएं भी इतनी गई गुजरी हैं? क्या तुम्हारी भाषाएं भी इतनी गई गुजरी हैं कि हमारी इतर शख्सियत को परिभाषित नहीं कर पाती? मौगा, हिजड़ा, छक्का से अलग हमारे पन को पहचान सकें, इतनी भी कुवत नहीं तुम्हारी भाषा के पास। तुम्हारी भाषा ने हमें जो शब्द दिए हैं, सब के सब नाकाफ़ी हैं हमें जानने के लिए। तुम्हारी भाषा ने हमें जो शब्द दिए हैं, सब के सब नाकाफ़ी हैं हमें जानने के लिए। उल्टे इन शब्दों ने जो दर्द दिए, सिर्फ हम जानते हैं। सिर्फ हम जानते हैं इन शब्दों ने जो दर्द दिए। सिर्फ हम जानते हैं जो हम पर बीतता है। हम जानते हैं, सिर्फ हम। नहीं, हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हम दोनों हाथ खोलकर बस तुम्हारा प्यार मांगते हैं। क्या तुम्हारी वसुधा में हमें देने के लिए वह प्यार है? क्या तुम्हारी वसुधा में हमें देने के लिए वह प्यार है? क्या तुम अपनी भाषा को थोड़ा समर्थ बना सकते हो कि वह हमें जान सके? क्या तुम अपनी भाषा को थोड़ा समर्थ बना सकते हो कि वह हमें जान सके? क्या तुम अपनी वसुधा को थोड़ा विस्तार दे सकते हो कि वह हमें स्वीकार कर सके? मित्रों, ये कविता एक शब्द इसमें मेरा नहीं है। ये
डिम्पल जस्मीन के व्याख्यान का एक तरह से एक रिपोर्टिंग है। ये जो मीडिया में रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसमें सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं है, सवाल यह है कि रिप्रेजेंटेशन करें कैसे। ऐसा नहीं है कि थर्ड जेंडर का रिप्रेजेंटेशन मीडिया में होता नहीं है, आए दिन अखबारों में घटती हैं, छपती हैं चीज़ें, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। और वह मिस रिप्रेजेंटेशन इसलिए होता है कि सोसाइटी में, सोसाइटी की जो साइकी है, उसकी जो मनोरचना है, उस मनोरचना में उस थर्ड जेंडर के लिए स्वीकार्यता नहीं है। एक थोड़े दिन पहले, यानी 2 दशक पहले की एक घटना का उल्लेख करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे थर्ड जेंडर के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का प्रमाण दिया है। मैंने शिखंडी की चर्चा की कि पूरा महाभारत का परिणाम बदल गया उसकी वजह से, और भी इतिहास में और पुराण में, मिथक में ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर में, सर 2001 में कुछ पत्रकारों ने मिल करके ऐसी हवा बनाई कि गोरखपुर शहर का मेयर एक थर्ड जेंडर का आदमी बना। आशा देवी नाम है, आप गूगल करेंगे तो उसका नाम मिल जाए। और उसने चलाया भी अच्छी तरह से। तो ये जो विषय है, और बहुत अच्छी बात है कि सोशल वर्क डिपार्टमेंट और मीडिया विभाग मिल करके यह आयोजन कर रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की जो भूमिका होती है, विश्वविद्यालय अपने समाज के टार्च बियरर होते हैं। नए ज्ञान की खोज करना विश्वविद्यालयों का काम है। ऐसे विरल विषय पर इस विश्वविद्यालय में एक ऐसी जड़, हजारों वर्षों से जड़ बनी हुई जो साइकी है, जो मेल साइकी है, जो पुरुष सत्ताक साइकी है, जिसने अपने से इतर जेंडर्स के लिए एक हीनता की ग्रंथि का वातावरण बना रखा है, उसको बदलने का काम भी विश्वविद्यालय के भीतर से, विश्वविद्यालय के एकेडमिशियंस की चिंताओं से और उनके चिंतन से ही संभव होगा। मैं समझता हूँ कि रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में इन 2 विभागों ने मिलकर के माननीय कुलपति जी के संरक्षण में, महाराज के संरक्षण में जो यह 2 दिनों का एक ज्ञान यज्ञ शुरू किया है, इसमें रोशनी की कुछ नई किरणें पैदा होंगी और हमारे अपने मनों में दूसरे के लिए, दूसरे जेंडर के लिए, तीसरे जेंडर के लिए जो पूर्वाग्रह हैं, उन पूर्वाग्रहों को दूर करने में उस रोशनी से मदद मिलेगी, उस ज्ञान से मदद मिलेगी, और हम सचमुच में अपने समाज को वसुधैव कुटुंबकम वाला समाज बना सकेंगे। एक ऐसा समाज बना सकेंगे कि अपने ही घर पैदा हुए एक नन्हे बच्चे को, जिसका जेंडर परिभाषित नहीं है, प्रकृति की वजह से परिभाषित नहीं है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसके माता पिता का कोई दोष नहीं है, एक प्राकृतिक वजह से उसका जेंडर परिभाषित नहीं है। उस अपरिभाषित जेंडर के लिए भी हमारे घर में,
हमारी वसुधा में, हमारी चित्त में और हमारे हृदय में जगह होगी। यह शुरुआत आज इस विश्वविद्यालय से होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, आयोजकों को विशेष तौर पर साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे 2 दिन चलने वाले सत्रों में ऐसी आवाज़ उठे, ऐसी रोशनी प्रकट हो जिससे पूरा समाज लाभान्वित हो। धन्यवाद।